सारा सूत कपास बुनती गई मैं दिन और रात। और छोर धरती पर बिछकर ओढ़ लिया आंचल का आकाश। लगे घेरने वो ताने बाने पुरुष समाज के रंग महल में, जो भी उसको लगे सुहाने। काले सफेद या लाल हरे सब रंग बने नियति के पैमाने। पर्दे दर पर्दे तन पर मन पर डोर नहीं पर अपने हाथ। घेर घेर कर सांस रोकता दुनिया का सारा सूत कपास। ये वो कहानी है जो दुनिया की हर जुबान में बार बार कही जाकर भी अनकही अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि इस कहानी में रचने बसने वाली स्त्री आज भी 21वीं सदी में भी आखिरकार उतनी ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 पाव रोटी बिस्कुट भैया खाए कुट कुट भाई ने देखे टुक टुक दादी बोले वेरी गुड। नमस्ते, मेरा नाम दीपा है, दीपा राय। घर पे सब लोग मुझे चुटकी कहते हैं। मैं आज से 11 साल पहले पैदा हुई थी। जब मैं 3-4 महीने की अपनी अम्मा के पेट में थी तो मैंने सुना कि मेरे अम्मा और बाबूजी में बहस हो रही थी कि अस्पताल में मेरी अम्मा को दिखाकर ये पता लगाया जाए कि मैं लड़का हूँ या लड़की, क्योंकि अम्मा और बाबूजी को एक लड़का और 2 लड़की पहले से ही थे। चौथा बच्चा अगर लड़की हुई तो उसे वे मार देंगे। डॉक्टर ने बताया कि लड़की ही है। उस रात को घर जाके अम्मा और बाबूजी में काफी तनातनी हुई। एक और बूढ़ी जैसी आवाज बीच बीच में कह रही थी, अरे क्यों अपने सर पे बोझ बढ़ा रहा है राम शरण, मैं तो कहती हूँ गिरवा दे इस लड़की को। काफी देर रात तक बहस हुई, फिर सब सो गए, बस मैं और अम्मा ही जाग रहे थे। मैंने अंदर से ही अम्मा से कहा, अम्मा मुझे बचा लो, मत मारो मुझे, मत मारो, मैं जीना चाहती हूँ। लेकिन अम्मा कुछ बोली नहीं, बस रोती रही रोती रही। सुबह अम्मा बाबूजी के साथ डॉक्टर के पास गई। पता नहीं वहाँ बात कैसे शुरू हुई, मगर डॉक्टर ने मेरे बाबूजी से कहा, मैं आपकी रिपोर्ट पुलिस में कर सकती हूँ, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इस काम के लिए मेरे पास आने की। ये सुनकर बाबूजी गुस्से में बाहर निकल गए, मगर अम्मा वहीं खड़ी रही और धीरे से डॉक्टर से कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू थैंक यू। फिर 6 महीने के बाद मैं पैदा हुई। मेरे पैदा होते ही सिस्टर ने आकर अस्पताल में मेरी दादी से कहा, माताजी मिठाई खिलाओ मिठाई। लेकिन दादी ने एकदम चमक के सिस्टर को डांटा और कहा, मिठाई मिठाई किस बात की, अरे तीसरी कर्मचारी पैदा हुई है, हमारी तो किस्मत टूट गई। फिर 2-3 दिन बाद मैं अपने घर आई। मेरा नाम द अक्षर से निकला। मैं तो डर गई, कहीं मेरा नाम दादी ना रख दे, लेकिन दीपा रखा गया, दीपा। मुझसे बड़ा मेरा एक भैया है जिसका नाम अंशुमन है। उससे बड़ी मेरी 2 दीदियां हैं। बड़ी दीदी का नाम दुर्गा है और छोटी का लीला है। हमारे बाबूजी रेलवे में लोकोमैन का काम करते हैं। हम लोग यही रेलवे कॉलोनी में रहते हैं। हमारे क्वार्टर के बिल्कुल सामने कंपनी बाग है। वैसे वहाँ बाग वाग कुछ है नहीं, बस ऐसे ही कहते हैं। वहाँ सब बच्चे खेलने जाते हैं, बस मैं और मेरी दीदियाँ ही नहीं जा पाती, क्योंकि हम ही तो घर का सारा काम करती है। हम लोग झाड़ू करती है, कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, अम्मा सौदा लाती है, रसोई भी संभालती है। भैया घर का कोई काम नहीं करता। जब वो रात को कंपनी बाग से खेलकर या पिक्चर देखकर गाना गाते हुए आता है
बाबूजी बोले, आज इसे ठीक कर ही दे बिटवा। ये सुनकर भैया मुझे और मारने लगे। मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने क्या किया है कि दादी डांट रही है, भैया मार रहा है, अंदर से बाबूजी चिल्ला रहे। मेरी बात सुन के बाबूजी आए और मेरा हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाकर कोठरी में बंद कर दिया और कहा, अब कोठरी में बैठकर चिल्ला जितना चिल्लाना है। और बाहर से दरवाजे की साकल लगा दी। दरवाजा बंद होते ही स्टोन में खूब अंधेरा हो गया। मैं बहुत डर गई। अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगी, अम्मा, बाबूजी, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे बाहर निकाल लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। दुर्गा दीदी। मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। बाहर बाबूजी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, चुप रहो निमिला, लड़की जात है, लड़की की तरफ आ लो, उसे लड़कों की तरह मिजाज मत दो। जिसे घर में भाई को पानी पिलाने में तकलीफ होती है, फिर ससुराल में जाके जूते खाएगी, जूते। मैं बहुत देर तक रोती रही, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह दुर्गा दीदी की आवाज आई, बाबूजी, कोठरी खोल दूं? चुटकी के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। बाबूजी बोले, हाँ खोल दो, लेकिन उसको तमीज सिखाओ। बाबूजी के डर से मुझसे किसी ने बात नहीं की। मैंने भी किसी से बात नहीं की। मैंने सिर्फ अम्मा को बाय किया और स्कूल चली गई। मेरी बुआ आई है, उनका नाम है चंद्रमाला। है तो एकदम काली भुजंग, लेकिन नाम रखा है चंद्रमाला।
हमारे घर में भी टीवी है। ये सुनकर अम्मा बुआ जी के हाथ पांव जोड़ने लगी। माफ कर दो दीदी, माफ कर दो। और दुर्गा दीदी को एक झापड़ मारा, कहा बुआ जी से माफी मांग। इतने में बाबूजी आ गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे अम्मा और दीदी को 2-3 झापड़ लगा दिए। तेरी तो है। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। ये झगड़ा शुरू होने से पहले मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। प्रेस गर्म ही थी और मेरे ठीक सामने ही वो शाहरुख खान खड़ा था। मैं धीरे से गई और वो गर्म प्रेस उसके पिछवाड़े में चिपका दी। वो जोर से चिल्लाया, "उई अम्मा, मेरा पिछवाड़ा जल गया।" मैंने प्रेस वही फेंक दी और दौड़ी और घर से दूर नदी के किनारे जाकर छुप गई। जब मैं घर पहुंची तो पता चला कि बुआ जी और उनकी सारी पलटन नाराज होकर अपने घर चली गई। और रही बात तो शाहरुख खान की, अब वो ऐसे गाता होगा, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय। बुंदेले हम बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारे स्कूल में शहीदी दिवस पर एक फंक्शन हो रहा था। मैंने उसमें झांसी की रानी का रोल प्ले किया था। दादी ने तो मना ही किया और कहा, हम लोग राय परिवार के हैं, राय परिवार की लड़की ऐसे खेल तमाशे नहीं करती। फिर भी मैंने नाटक किया और नाटक में मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला। नाटक खत्म होने के बाद जब हम हॉल से बाहर निकल रहे थे तभी प्रिंसिपल जी वहां आ गई और मेरी अम्मा को देखकर कहने लगी, मिसेस राय, आपकी तीनों बच्चियां बहुत अच्छी है, खास तौर से ये दीपा, ये तो कमाल ही है। अगर आप लोग चाहें तो इसे सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। दादी एकदम से चिढ़ी, आप ही की बच्ची है, आप ही की बच्ची है। चल पाँचू प्रिंसिपल जी के। दादी हमेशा ऐसे ही करती है। मुझे और मेरी बहनों को कभी भी पहनने को अच्छे कपड़े नहीं मिले। दिवाली पे साल में एक बार ही हमारे नए कपड़े बनते हैं, वो भी सड़क पर बैठे हुए दुकानदारों से। और भैया के कपड़े बड़ी दुकानों से खरीदते हैं। हमारा तो कभी बर्थडे भी नहीं मनाया जाता। भैया के बर्थडे पर बड़ी पार्टी होती है, घर के सामने टेंट भी लगता है, गाने बजते हैं। ऐसा नहीं कि हमें भैया के बर्थडे पर खुशी नहीं होती, लेकिन हमारा बर्थडे वो भी तो मनाना चाहिए ना, है ना? यस, है ना? एक दिन मेरी दुर्गा दीदी बहुत बीमार हो गई। उन्हें पीलिया हो गया। उन्हें ना तो किसी डॉक्टर को दिखाया गया, ना कहीं ले जाया गया। दुर्गा दीदी की हालत बहुत बिगड़ गई थी, यहाँ तक कि उनका चादर और तकिया भी पीला हो जाता था। भैया को तो थोड़ा बहुत खांसी जुकाम भी हो जाए तो कानपुर ले जाते थे इलाज करवाने के लिए, और मेरी दीदी के लिए कुछ नहीं। ये देखकर हमारे पड़ोसी कहने लगे, अरे और कुछ नहीं तो इसे रेलवे अस्पताल में ही डलवा दो, वहाँ तो मुफ्त का इलाज है ना। तो फिर मेरी दीदी को रेलवे
दिया गया। वहां पर भी अम्मा के सिवाय दीदी को कोई मिलने नहीं जाता था। अम्मा भी कभी कभी ही जा पाती थी। एक दिन अस्पताल से वार्ड बॉय दौड़ता आया और बोला, आपकी बेटी दुर्गा सीरियस है, आप लोगों से मिलना चाहती है, आपको बुला रही है, जल्दी 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 चलो चलो। दीदी दीदी दीदी। हम बहनें जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लगता है कि दुर्गा दीदी के जाने का दुख सिर्फ मुझे, लीला दीदी और अम्मा को ही है। हम लोग बहुत चुप चुप से रहते थे। दुर्गा दीदी का एक छोटा सा टेंट का डिब्बा था, जैसे मिठाई के होते हैं। लीला दीदी ने जब उसे खोला तो उसमें से कान के छोटे छोटे ड्रॉप्स और बालियां मिली और 4 मेडल्स भी थे, क्योंकि मेरी दीदी हमेशा फर्स्ट आती थी ना। और एक फोटो भी था जो दुर्गा दीदी की 10वीं की परीक्षा के पहले उसकी स्कूल की सहेलियों ने खींचा था। मैंने उसमें से दुर्गा दीदी की फोटो काट कर दीवार पर चिपका दी। मैं हमेशा सोचती हूँ, ऐसा क्यों होता है? क्यों अम्मा को मार पड़ती है? क्यों हम बहनों को मार पड़ती है? क्यों भैया इंग्लिश मीडियम में और हम बहनें हिंदी मीडियम में पढ़ती है? भैया को 2-2 ट्यूशन, फिर भी घिसट घिसट के पास होता है। हम बहनें बिना ट्यूशन के स्कॉलरशिप लाती है, फिर भी क्यों नहीं प्यार करते हमें सब लोग? क्या बुराई है हम में? हमें भी तो प्यार चाहिए ना, है ना? है ना? है ना? ये सुनो, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? हाँ? मैं कहाँ रो रही हूँ? ये क्या खेल रही हो? स्टापू। कैसे खेलते हैं? तुम्हें स्टापू नहीं आता? तुमने बचपन में नहीं खेला? खेला होगा शायद, पर मुझे याद नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। आओ। तुम्हारा नाम क्या है? लो, अब तुम मेरा नाम भी भूल गई। मैं ही तो हूँ तुम। मैं तुम हूँ? मतलब? अरे बाबा, इसको समझाने में तो बहुत टाइम जाएगा। ये लो गिट्टी, ये जो खाने बने हैं ये स्टापू है। मैं आके तुम्हें सब समझाती हूँ, तुम यहीं खड़ी रहना। और सुनो, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालना, नहीं तो जितना है वो भी खत्म हो जाएगा। थाम जरा। अगो भाई, बगा कैसे बोल के गई? जैसे मेरी नानी हो। आजकल के बच्चे एक्स्ट्रा स्मार्ट। हम लोग तो कितने सिंपल हुआ करते थे।
मुझे तो आज भी याद है, जैसे ही मैं 7वीं से 8वीं कक्षा में आई, मेरी तो लाइफ ही बदल गई। अब स्कर्ट नहीं पहनना, फ्रॉक नहीं पहनना, पंजाबी ड्रेस ही पहनना। लड़कियां ऐसे नहीं बैठती, वैसे नहीं बैठती, लड़कियां जोर से नहीं हंसती, लड़कों के साथ खेलना बंद। मेरे बाबा हमेशा कहते, वर्षा, तुला माहिती नाही, औरत जात को दुनिया में कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। मैं वर्षा पोटे, मेरे बाबा रामदास पोटे। हम लोगों की छोटी सी दुकान है यही माटुंगा मुंबई में कपड़ों की। मेरी तो बहनें हैं, बड़ी का नाम अर्चना है और छोटी का नाम लक्ष्मी। मेरी आई पार्वती, वो नाट्य संगीत की बहुत अच्छी सिंगर है। बाबा कभी उनको गाने से रोकते तो नहीं, पर कभी अप्रिशिएट भी नहीं करते। आई के प्रोग्राम की कभी तारीफ करो तो हमेशा ऐसे करते। इसका मतलब है गाती हो तो हर्ज नहीं, पर ना गाओ तो बेहतर होगा। मेरी शोभा काकू, मतलब मेरे बड़े काका की वाइफ, वो भी हमारे साथ ही रहती है। उन्होंने शादी के बाद से मेरे बाबा और मेरी एक आत्या को बहुत संभाला, मुझे और मेरी बहनों को भी। बाबा जब कभी हमको डांटते तो शोभा काकू उल्टा उन्हीं को डांट देती। काकू ने आत्या जी की शादी भी कराई। हमारे वहाँ एक शेट्टी फैमिली रहती थी। उनके यूएस ऑफ अमेरिका में मैनी बिग उडीपी रेस्टोरेंट्स थे। उन्होंने हमारे काका जी को ऑफर दिया। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में जाने से पहले काका ने काकू से कहा, शोभा, मैं जाऊं ना? अरे तुझे भी जल्दी बुला लूंगा वहां। तो काकू बोली, जा जा, पण लवकर या हो, लवकर या, जल्दी आना। फिर तो काकू की क्या आई, अरे नवारी साड़ी छोड़ के गोल साड़ी पहनने लगी काकू। गोल साड़ी में काकू एकदम मुमताज लगती, मुमताज। एक दिन काकू इतना सारा ऊन लेकर आई। इतना सारा, और कहने लगी, मोटा स्वेटर बनाने का है। बाजू वाली फर्नांडिस आंटी बोली, यूएस में बहुत ठंड पड़ती है, अभी मैं जाऊंगी ना फॉरेन, मेरे वो बुलाएंगे ना मुझे, तेरे काका, अगर अंकल रे बुलाएंगे, मगर काका ने नहीं बुलाया, बल्कि उसी शेट्टी फैमिली की किसी लड़की से शादी कर ली और 15 साल तक अपना मुंह तक दिखाने नहीं आए। वहां उनको तो बच्चे भी हुए। मेरी काकू कोई बच्चा नहीं था। 15 साल बाद आए भी तो अपने घर नहीं आए, होटल सन एंड सन में ठहरे थे। अपने बच्चों को इंडिया घुमाने, ताजमहल दिखाने लाए थे। हम तो कोई उनसे मिलने भी नहीं गए। उन्होंने सिर्फ बाबा को बुला लिया था होटल में ही मिलने के लिए। जब ये बात काकू को पता चली तो वो बहुत रोई, रो रो कर पागल सी हो गई। बाबा से कहने लगी, 5 मिनट, बस 5 मिनट के लिए मिलवा दो मुझे उनसे, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। तो बाबा चिल्लाकर बोले, भाव नहीं मिलना चाहते तो मैं क्या करूं? उस दिन पहली बार घर में आई और बाबा का झगड़ा हुआ। वहां बाबा चिल्ला रहे थे और यहाँ आई रो रही थी। मरी आई, भाव नहीं मिलना चाहते तो मुझे क्यों घसीटती हो बीच में? तो आई बोली, अपने घर की औरतों की तरफ कोई जिम्मेदारी होती भी है या नहीं? 15-16 साल
अकेली काट सकती है भला? इतने साल उसने तुम्हारी सेवा की कि नहीं? ऐसा ही कुछ नको रे देवा, हमारी किसी बेटी के साथ हो जाता तब भी तुम यही कहते। बाबा को बहुत तेज गुस्सा आया और बाबा ने आई को सन करके एक थप्पड़ मारा और कहा, अब तेरी बकवास बंद होगी। इतने में शोभा काकू अंदर से आई। नको रे देवा, नको, मेरे लिए तुम दोनों झगड़ा मत करो। नहीं मिलना चाहते तो ना सही, जाओ दे त्याला तिकडे। उस दिन रात भर सब चुपचाप थे। आई बाबा से बात नहीं कर रही थी, हम सब भी एकदम चिड़ी चिड़ी। बस एक काकू ही थी जो सबसे हंस बोल रही थी, सबको हंसाने की कोशिश कर रही थी। रात को काकू आई के पास गई और बोली, पार्वती, पारूग, कुछ गा के सुना ना, अच्छा लगेगा रे मेरे को। तो आई कहती, नहीं ताई, मन नहीं है मेरा, तुम जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई। तो काकू बोली, अच्छा जाती नहीं? हाँ जाती, तू आराम कर। काकू जाकर के सो गई, हम सब भी सो गए। सुबह 5:30 बजे आई उठी। सदा सर्वदा सदा करावा, तुझे कार्याने दे माझा पडावा, उपेक्षा नको गुणवंता अनंता, प्रभू कार्याने दे माझा पडावा। काकू, 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 का? काकू! काकू ने अपने दोनों हाथों की नसों को ब्लेड से काटकर आत्महत्या कर ली थी। उनका पूरा बिस्तर खून से लाल हो चुका था। उनके तकिए के नीचे एक पर्ची मिली, काका के नाम की। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो आकर उन्हें अग्नि दे। आज भी सोचती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। क्यों ऐसा होता है जो हमें अपने पैरों की जूती भी नहीं समझते, उनके लिए अपनी जान दे देते हैं? क्यों हमें बचपन से कूट कूट कर ये सिखाया जाता है कि पति जैसा भी हो एडजस्ट करो, क्योंकि पति को सुखी रखने में ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। और हमारा सुख, हमारे सपने, हमारी आशाएं, उनका क्या? उनका क्या? वैसे ये सब बातें सिर्फ पुरानी लोगों की नहीं है, हमारी यंग जनरेशन भी वैसे तो बहुत कूल हैपनिंग, यो व्हाट्सएप। कॉलेज में अगर पंजाबी ड्रेस पहन के जाओ तो ए बहन जी ऐसा करके चिढ़ाते हैं मुझे।
अगर प्यार हो जाए तो आशा करते हैं कि लड़कियां उनके साथ छी! मुझे भी प्यार हो गया था एक लड़के से। वो गुजराती था, जिग्नेश। पर जब कभी मैं उससे शादी का कोई कमिटमेंट करती तो वो टॉपिक ही बदल देता। 2 साल तक उसने भी बहुत कोशिश की कि मैं उसके साथ, पर मैं नको। मैंने उससे कह दिया, देख जिग्नेश, अगर तू मुझसे अभी शादी का कमिटमेंट नहीं करेगा तो टाटा बाय बाय। तो वो एकदम मुझसे कहने लगा, ए वर्षा, I also wanted to talk to you ने। अभी क्या है कि तो मेरा ना मेरा क्या है कि मैं मेरी फैमिली का ओनली सन, तो फैमिली बिजनेस भी मुझे ही संभालने का है ने। फिर मेरे मम्मी पापा ने भी मुझसे कह दिया कि कम्युनिटी के बाहर शादी नहीं करने का, तो मैं मेरे मम्मी पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकता ने। बुलशिट! कम्युनिटी के बाहर की लड़कियां घुमाना चाहते हो, उनके साथ सोना चाहते हो, तब पूछा था मम्मी पापा से। किस चीज में मॉडर्न होते हैं ये लोग? विचारों में, जिंदगी की जो बुनियादी चीजें हैं, मान्यताएं हैं, उनमें नहीं। सिर्फ कपड़ों में, सिगरेट में, शराब में, फ्री सेक्स में। 1-1.5 महीना तो मैं खूब रोई। फिर दाई ने तो झापड़ लगाए और ठीक हो गई। वैसे ज्यादातर लड़कों को ये गलतफहमी होती है कि कोई लड़की उनको मना कर ही नहीं सकती। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट पर का। फिर अचानक बाबा की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो कहा पेट में ट्यूमर हो गया है, ऑपरेशन में 50-60 हजार लगेगा। बच तो जाएंगे, मगर ऑपरेशन के बाद 5-6 महीना आराम और परहेज करना पड़ेगा। जैसे ही ये बात हमारी बिरादरी के रिश्तेदारों को पता चली तो वो आने लगे हमदर्दी जताने। काय झालं पोटे साहब, काय झालं? 3 लड़कियां हैं इनके। कोई लड़का भी तो नहीं है ना? हाय बेचारे। अरे लड़का होता तो क्या पेट फाड़ के ट्यूमर अपने हाथ से निकाल देता? मैं मानती हूँ, लड़का होता तो दौड़ भाग करता, तो क्या हम लोग दौड़ भाग नहीं कर सकती? अरे आप लोग हम पे विश्वास करेंगे तभी तो हम कुछ कर सकेंगे ना। फिर ताई ने बाबा से कह दिया, मैं और वर्षा सब करेंगे। फिर मैं और आई बाबा के साथ अस्पताल में दौड़ भाग करते, लक्ष्मी ताई दुकान संभालती और अर्चना घर पे आई की हेल्प करती। ऑपरेशन हो गया, बाबा ठीक होकर घर आ गए, मैं और ताई दुकान रेगुलर जाने लगे। फिर वो सब रिश्तेदार, हाय बेचारे, कोई नहीं आया हमारी हेल्प करने। एक दिन ताई दुकान नहीं आई थी। हमारी दुकान के एन सामने एक अमृत जूस सेंटर था। मैं और ताई कभी कभी वहां से कॉकटेल जूस मंगाते थे, 1/2। वो मुझे बहुत पसंद है ना, इसलिए। तो एक दिन दोपहर में वहां से एक वेटर एक ग्लास ठंडा कॉकटेल जूस लेकर आया। ए भैया, मैंने तो कोई कॉकटेल जूस नहीं मंगाया। तो वो अजीब से घोड़ों की तरह हंसता हुआ चला गया। तभी हमारे दुकान के नारायण काका ने वो जूस का ग्लास उठाया और बाहर जाकर मोगरे के झाड़ को पिला दिया। चुमैला काय करतो? तभी दुकान के फोन की घंटी बजी। हेलो, पोटेकट पीस सेंटर। ए माधुरी दीक्षित, बड़ी जूस काय को फेंक दिया रे। बड़ी कॉकटेल नहीं तो ऑरेंज जूस खप्पे। मैंने अचानक दुकान की तरफ पलट के देखा
के मालिक का बेटा, अरे वही जिसके नाम पर जूस सेंटर था, अमृत। वो मुझे देखकर यूं टेढ़ी स्माइल दे रहा था। इतना नाटा था कि खींच तान के नापो तो 4 फुट का होगा। गोरा, बिल्ली आंखें, उंगली में चाबी का गुच्छा ऐसे घुमाते हुए अपनी खटारा से निकलता जैसे ऋतिक रोशन अपनी मर्सिडीज से निकल रहा हो। मन तो किया एक सटाक करके दूं, फिर सोचा जाने दे वर्षा, रोज का आना जाना है। पर फिर तो वो फैल ही गया। देखते ही देखते छोटी सी बात एक बड़ा बवंडर बन गई। मैंने और ताई ने डिसाइड किया कि हम जाकर उस अमृत के बाप मिस्टर मानवानी से बात करेंगे। अगले ही दिन हम उसके बाप से बात करने पहुंचे तो उसका बाप तो बदतमीजी में सचमुच अपने बेटे का बाप निकला। हमसे कहने लगा, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा बेटा सोना है, सोना, 24 कैरेट प्योर गोल्ड। अरे ठंडे की खोटी मत करो, चलो चलो। हम वहां से भी डांट खाकर आ गए। फिर वही रोज रोज गंदे गंदे फोन, धमकियां, और एक दिन तो उसने मुझे ये धमकी दी कि अगर मैं उसके साथ नहीं गई तो वो मेरे फेस पे एसिड डाल देगा। मैं एकदम डर गई। मैंने, ताई ने और नारायण काका ने डिसाइड किया कि हम जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाएंगे। सर, कंप्लेंट लिखवानी थी। एक्सक्यूज मी सर। सर, पुलिस स्टेशन की तो बात ही मत करो। हमारी तो किसी ने बात ही नहीं सुनी। कंप्लेंट तो क्या खाक लिखेंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उस ऑफिसर से कहा, देखिए अगर आप हमारी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे तो इतनी सारी विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम वहां जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवाएंगे। तो वो कहने लगा, बेस्ट बगा मैडम, बेस्ट बगा। अभी सभी नारी संगठन में जाके कंप्लेन लिखवाने का, इधर नहीं आने का। टाटा बाय बाय। हम वहां से भी आ गए। ये भी क्या दादागिरी है कि हम किसी को जबरदस्ती चाहे बस इसलिए क्योंकि हम लड़कियां हैं। द वीकर सेक्स। दुकान पहुंची तो फिर से दुकान के फोन की घंटी बजी। हे जगदम्बा, तू पुलिस के पास पहुंच गई रे। क्या बोला था मैं तेरे को, क्या बोला था? अब रेडी रहना तू। अब तेरे फेस पर एसिड डालेगा मैं। मैं एकदम डर गई। 10-15 दिन दुकान भी नहीं गई। हमने तो ये तक तय कर लिया कि ये वाला दुकान बेच के कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। कुछ 10-15 दिन बाद दुकान के कागजात लेने दुकान पहुंची तो क्या देखती हूँ, ना तो वो हीरो था और ना ही उसकी वो खटारा। काय झालं नारायण काका, ओ नारायण काका, काय झालं तो अमृत? नारायण काका से मालूम पड़ा कि हमारे पीछे एक बड़ा बवंडर हो गया। वो अमृत यही सब
सब्जी मार्केट में किसी बिहारी सब्जी वाली को भी छेड़ता था। एक दिन ना जाने उसने क्या कहा होगा, क्या किया होगा, उस सब्जी वाली ने वो तोलने वाला बाट उठाया और उसके मुंह पे दे मारा। उसके तो आगे वाले 2 दांत ही टूट गए। फिर क्या था, सारी सब्जी वालियां, मछली वालियां पूरे मार्केट में दौड़ा दौड़ा के ये पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये इधर ला, इधर ला, इधर ला, ये नाक पीटे, हलकट हलकट, ये ले कूतरिया, साला लड़की छेड़ेगा, वाली साले, ये ले। हम मिडिल क्लास लोगों से अच्छे तो ये अनपढ़ गरीब लोग हैं। ना दिखावे वाली कोई इज्जत और ना ही मवालियों का डर। अगर इनमें से किसी ने किसी के साथ वैसा किया होता जैसे मेरे काका ने मेरी काकू के साथ किया, तो क्या वो सहती? ना, कभी नहीं, नेवर। बल्कि वो भी अपना घर बसा लेती और 10 बार कोसती अपने मर्द को सबके सामने। और एक हम मिडिल क्लास लेडीज हैं जो हमेशा डर डर के, मर मर के जीती हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्यों हम अपने आप को ऐसा बनने देती हैं? आखिर क्यों? ये क्या बोल रही हो? अपने हस्बैंड के लिए स्वेटर। तो इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, ये नमूना मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 2 घर सीधा, फिर 1 घर उल्टा, फिर 1 घर सीधा और 2 घर उल्टा। एक फंदा भी अगर छूट जाए तो पूरा फिर से बुनना पड़ता है। ये बात तो तुमने सही कही। अगर एक फंदा भी छूट जाए तो बुनना हम औरतों को ही पड़ता है। तो छोड़ दो ऐसे नमूने को जो तुम्हें इतना परेशान करे। और सुनो, कोई नया नमूना ट्राई करो। सुनो, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मैं बबलिया, लुधियाने से। मेरा मतलब है शादी से पहले मेरे मम्मी डैडी जी का घर है वहाँ। मैंने लुधियाने यूनिवर्सिटी से बीए पास किया है। मैंने और मेरी एल्डर सिस्टर पिंकी दीदी ने भी। एजुकेशन में ना हमारे पेरेंट्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। प्राइमरी से लेकर बीए फाइनल तक हम बेस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़े। हाँ जी, ओनली गर्ल्स, कोएड नहीं। वो हमारी फैमिली की गर्ल्स को एजुकेशन में स्टडी नहीं करती ना। बॉयज नो जी। बॉयफ्रेंड हो नेवर एवर जी। कैसा होता है ना, एकदम ऐसा माहौल, फिर एक दिन अचानक बिल्कुल अनजान आदमी से शादी तय कर देते हैं। अरेंज मैरिज। और उस अनजान आदमी को हक होता है कि वो हमारे साथ जो चाहे करे। जैसे ही मेरे बीए के एग्जाम्स खत्म हुए ना, तो मेरे साथ भी वही हुआ जो मेरी पिंकी दीदी के साथ हुआ था। मासी जी आ गई। सगी मासी नहीं, वो हमारी मम्मी की कीर्तन की फ्रेंड है। रिश्ते लाना उनका साइड बिजनेस था। और जैसे ही गल बात पक्की हो जाती तो दोनों पार्टी से कमीशन, मेरा मतलब है शगन लेते। और फिर मुझे तैयार श्यार करके मेकअप शेकअप करके बिठाया जाता। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अब शुरू होते मासी जी के डायलॉग्स। हाय मैं वारी, हाय मैं सदके अपनी बबली से, कितनी सोहनी लग रही है कुड़ी। भैन जी तो भाई साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, साड़ी बबली से ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ है, ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। वो कहते हैं ना जी, 1 in a million। हाँ जी। और मुझे ऐसा लगता जैसे मैं किसी शोरूम में सजी हुई साड़ी हूँ जिसे बेचने के लिए सेल्समैन भरपूर तारीफ
लड़की घरेलू और सुशील है, इसका मतलब जानते हैं आप लोग? इसका मतलब वो वर्जिन है। हो मेरा भी बड़ा मन करता कि पूछूं कि ये जो मुझे देखने आए हैं, क्या वो घरेलू और सुशील है? पर इनकी तो ना जाने कितनी बार बल्ले बल्ले हो गई होगी, ना भी जाने। अब शुरू होती है बार्गेनिंग, दहेज की बात। मैंने तो सुना है जो लड़कियां सर्विस करती हैं, गर्ल पक्की होने के टाइम पे उनकी पे स्लिप भी चेक करते हैं। जी, मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तो डैडी जी से कह दिया, और क्योंकि मैं अपने डैडी जी की लाडली थी, तो उन्होंने भी मासी जी से कह दिया कि बहन जी, अब जब कोई बहुत चंगा रिश्ता है ना, आप कभी हमारे घर आना। एक दिन मैं अपने कमरे में अपनी अलमारी सेट कर रही थी। तभी डैडी जी आ गए। ओए बबली पुत्र, मेरे बच्चे मिल गया तेरे होनदार, राज करेगा मेरा बच्चा। लड़का MBA है, फैमिली चंडीगढ़ में रहती है, और वो खुद एक बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे दिल्ली में है। तो डैडी जी दिल्ली, और पुत्र दिल्ली कौन सा कनेक्टा में है, 5 घंटे 5 मिनट भी नहीं लगते। शताब्दी में बैठो, कुछ करना ही नहीं पड़ता, शताब्दी अपने आप ही दिल्ली पहुंचा देती है। लो जी, अब मुझे इनसे मिलाया गया, मिस्टर अमनदीप सिंह कोहली। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल। And I was very lucky कि इन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। क्यों ना करते? मैं इनकी दोनों कंडीशंस पे पूरी जो उतरती थी। पहली, इंग्लिश स्पीकिंग, और दूसरी, गुड लुकिंग। अब मैं मिस बबली टंडन से मिसेस बबली अमनदीप कोहली हो गई। हमारी शादी में ना बहुत सारे फंक्शंस हुए थे, हल्दी, मेहंदी, संगीत, लेडी संगीत, कॉकटेल पार्टी, रिसेप्शन में तो बहुत सारे लोग आए थे, पूरा पंजाब ही आ गया था। बाय गॉड, वो हमारे डैडी जी के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है ना, सो मैनी गिफ्ट्स, आई टेल यू। और वो जो इनके बॉस है ना, मिस्टर कृपलानी, उन्होंने हमें गोल्ड वॉचेस को सेट गिफ्ट किया था, मैचिंग। और उनकी वाइफ मिसेस अनीता कृपलानी, उन्होंने मुझे देखकर इनसे कहा, अमन, you are a lucky guy. She is so pretty. A wedding night. वेडिंग नाइट पे मैं वेट करती रही। करीब 3:30 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड आए। मैंने थोड़ा सा घूंघट उठाया। वो नशे में धुत आके गिर गए और सो गए।
चादर उड़ाई। तब तक भूख भी इतनी लगाई थी कि वो कमरे में रखा दूध भी मैंने खुद ही पी लिया। इतने दिनों का इंतजार, एक्साइटमेंट, मुझे तो रोना आने लगा। और रोते रोते मेरी आंख लग गई। साढ़े 5-6 बजे के करीब मेरे हस्बैंड उठ गए और मुझे हिलाकर बोले, कम टू मी बेबे। मैं जरा डर गई। यू आर शाय, आई लाइक इट। मेरी गर्दन पर हाथ रखकर बोले, व्हाई आर यू सो कोल्ड? ऐसी ठंडी रहती हो क्या? नॉट फॉर टू लॉन्ग, अभी गरम कर देते हैं। कम ऑन, ओपन माय बटन्स, लेट मी शो यू व्हाट द रियल मैन। कम ऑन। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने डरते डरते इनकी शर्ट के बटन्स, वर्जन चाहिए थी, इनएक्सपीरियंस नहीं। स्कूल कॉलेज में सेक्स एजुकेशन नहीं था क्या? इन्हें देखकर मुझे तो, यार कम ऑन बबली, नाउ स्टॉप दिस सती सावित्री एक्ट। मैं कोई रेपिस्ट हूँ? मैं कोई रेपिस्ट हूँ? हस्बैंड हूँ तुम्हारा। कम ऑन डार्लिंग, कम टू मी। I said come here! नहीं, 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 नहीं। उसके बाद, उसके बाद। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, उसकी याद अब तक मेरे दिल पर पत्थर की तरह पड़ती है। सुबह उठकर बोले, यार बबली, वो रात को मैं थोड़ा ड्रंक था, बट आई एम श्योर यू एंजॉयड योरसेल्फ। मैं क्या कहती? धीरे धीरे ये मुझसे बोर होने लगे। यार बबली, तुम्हारे
ठंडी पड़ी मछली के साथ। नो सेटिस्फैक्शन व्हाटसोएवर। हाँ, मैंने ये बात अपने पिंकी दीदी से शेयर करी। पिंकी दीदी ने मुझे बताया, यार बबली, ज्यादातर ये माचो मैन सोचते हैं कि ये इतने हॉट एंड सेक्सी हैं कि ये जिस किसी औरत को हाथ लगाएंगे ना, वो बार की तरफ पिघल जाएगी। जबकि असलियत तो ये है कि ये औरत क्या किसी चुईया को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो ये नहीं जानते कि उनके साइज, लंबाई, चौड़ाई से नहीं, औरत को असली खुशी मिलती है उस इज्जत और प्यार से जो औरत के लिए उनके दिल में होती है। इनको ये बात कौन समझाए? छठ बबली, तू ना एक्टिंग क्या कर एक्टिंग, जिस तरह हमारे जैसी ना जाने कितनी औरतें करती है हर रात। क्या समझी? मैंने अपनी दीदी की बताई सारी बातें फॉलो करी और इससे मेरे हस्बैंड सेटिस्फाइड भी हो गए। पर मेरी खुशी, मेरी भी तो कुछ तमन्नाएं हैं, उनका क्या? सारा जीवन एक नाटक की तरह तो नहीं जिया जा सकता ना। यहाँ दिल्ली में हम लाजपत नगर में रहते हैं, तो मैं बड़ी लोनली हूँ। अभी ज्यादा किसी को जानती नहीं ना, सिवाय मेरी कॉलेज की सहेली सुखी, सुखमणि, पर उससे भी ज्यादा नहीं मिल पाती। वो जॉइंट फैमिली में रहती है ना, और जब मैं उसके घर जाती हूँ तो मुझे अपने घर की बड़ी याद आती है, लुधियाने की। मम्मी जी, डैडी जी, चाची, सिब्बू चाची। सिब्बू चाची मुझे और पिंकी दीदी को बहुत प्यार करती है। उम्र कैद जैसी जिंदगी जी उन्होंने। बड़े गरीब घर की थी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। माँ बाप ने मजबूरी में शादी हमारे चाचा जी से कर दी। हमारे चाचा जी मेंटली रिटार्डेड थे। वो कहते हैं ना आजकल मेंटली चैलेंज्ड। चैलेंज तो बेचारी सिब्बू चाची के लिए था। वो दिन रात चाचा जी की सेवा करती, दादाजी और बीजी के आगे पीछे नौकरों की तरह घूमती। चाचा जी से उनको 2 बच्चे भी हुए। 2 क्या, संभाल तो वो 3 बच्चे रही थी। हमारे चाचा जी तो खुद से टॉयलेट भी नहीं जा सकते थे। एक रात चाचा जी को बड़ा बुरा फिट आया और उसी में उनका हार्ट फेल हो गया। बेचारी चाची, बड़ा बुरा सदमा लगा उनको। हमारी बीजी तो आज तक चाची को ही कोसती रहती है कि इसने साथ दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। अरे इससे ज्यादा क्या साथ देती वो? मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती है, ऐसा कैसे होता है कि औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं? आप बताओ मुझे, नहीं आप बताओ, क्या कोई मर्द करेगा किसी मेंटली रिटार्डेड लड़की से शादी? करेगा? नहीं करेगा। रब ने भी ना सारी कुर्बानियां, सारी सेवा हम औरतों के सिर लिखी है। चलो कोई नहीं,
मन हो रहा है कुछ दिन लुधियाने लगाऊं, पर शादी के बाद अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही इतनी हो जाती है ना। और फिर ये रोटी भी तो मेरे ही हाथ की खाते हैं। सर्वेंट है पर कहते बबली सब्जी ना तू ही बनाया कर। एंड एट नाइट टाइम ना ही ऑलवेज लाइक्स गरम गरम फुलकास। और फिर ये ओए मैंने तो आपको बताया ही नहीं, हमने घर में तो शिफ्ट कर लिया है। ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में 3 BHK है। हाँ जी, कंपनी की तरफ से प्रमोशन हो गई है। ड्राइवर, सर्वेंट, लॉन्सर थल्ले पार्क्ड है। और वो जो डैडी जी ने इनको दी थी ना शादी में मारुति एस्टीम, वो अब इन्होंने मुझे दे दी है चलाने के लिए। और अब मैं अकेले जाऊं भी तो कहूं, ये तो बड़ा बिजी रहने लगे। बहुत लेट लेट आता है, बहुत ट्रैवल भी करते हैं अब्रॉड से अब्रॉड। और जब कभी घर पे होते हैं तो लेट लेट नाइट तक फोन पे लगे रहते हैं। फोन पे मैसेज, मैसेज से फोन। मैं पूछूं तो कहते हैं इंटरनेशनल डील्स है। ये हमारी अमेरिका सोचती नहीं क्या? मैं कहती सुनिए खाना खा लीजिए, इतनी देर हो गई है। तो मुझे चुप करा देते कि बबली तू खा ले, तू सो जा, तेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। वैसे बात तो सही है, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। कल सवेरे 7 o'clock अपॉइंटमेंट है लेडी डॉक्टर से। हाँ जी, प्रेगनेंसी टेस्ट है सवेरे। मैं सवेरे जल्दी उठ गई, ये तो आप लोग सो ही रहे थे। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और खुद ही अपनी मारुति एस्टीम चला के लेडी डॉक्टर के यहाँ गई। वहाँ लेडी डॉक्टर ने मुझे बताया, देयर इज अ गुड न्यूज मिसेस कोहली। सच्ची? सच्चे बादशाह सतनाम भाई गुरु तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं। ये तो अब तक ऑफिस भी चले गए होंगे, वो ऑफिस जाते हैं। नहीं, मैं ना घर जाके फोन करके ऑफिस से इनको घर ही बुला लेती। हाँ ये सही रहेगा। मैं जल्दी जल्दी घर गई, गुरुद्वारे भी नहीं रुकी। और घर जाकर इनको फोन लगाने लगी। जब देखो तो नाराज हो जाते हैं। अरे भाई नाराज नहीं नाना होते। अच्छा बता, तेरा मूड कैसे फ्रेश करूं अनु डार्लिंग? बता बता, नहीं शर्मा मत, बता। हैं कि और छठ बबली नो गई है कोई लेडी डॉक्टर को? तू बता, लॉन्ग ड्राइव पे चले आज? हाँ लैंसर में चलेंगे। ठीक है आता हूँ, 1 घंटे में आता हूँ, तो तैयार हो जा। और सुन सुन, नरूला भी चलेंगे या मैकडॉनल्ड चलना है? चल आता हूँ। और हाँ वो पिंक वाला सूट पा ले, हैं सोनियो, सी यू, बाय।
अम्मी जी की दी हुई नसीहत कि अपने पुत्र अपने हस्बैंड नु हर हाल में खुश रखना। हाँ, हाँ, मैं खुश रखना चाहती हूँ। मैं एक बहुत अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ। तो, तो मतलब मैं अंधी, गूंगी और बहरी बन जाऊं? क्यों? क्यों मर्दों को ये हक होता है कि वो सैकड़ों अफेयर करें, फिर भी फरिश्तों जैसे बने रहे? एक छत और 2 वक्त की रोटी देना, कोई चांद तारे तोड़ लाना तो नहीं ना, जिसके लिए हम अपना सब कुछ खो देते, सब कुछ खो देते, सब कुछ खो देते। क्यों? क्यों? रो क्यों रही हो बेटा? रोने से कोई मुश्किलें हल नहीं होती। रोना तो जैसे हम औरतों की पहचान ही बन गई है। लड़कों को तो बचपन से ही सिखाया जाता है। चुप रहो, क्या लड़कियों की तरह रोते रहते हो? और हम औरतों के लिए रोना जैसे बहुत बड़ी खूबी हो गई है। हम सुल्ताना इसी की उम्र की थी। नहीं, इससे भी छोटी उम्र की। यही कोई 12-13 बरस की रही होगी। तब हमारे अम्मी और अब्बू ने हमारा निकाह कर दिया। अकील नाम था हमारे शौहर का। हमसे उम्र में 10 साल बड़े थे। रुखसती होकर के जब हम उनके घर पहुंचे तो कुछ रातों तक तो हमारी सास ने हमें अपने पास ही सुलाया। एक दिन दोपहर का वक्त था। घर पर कोई नहीं था। हम अकेले ही थे और बरामदे में बैठे चटनी पीस रहे थे। तभी पीछे से हमारे शौहर अकील आए और हमें पकड़ लिया। छोड़िए हमें, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? हमारे लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपने मन की कर ली। थोड़ी देर बाद हम बेहोश हो गए। जब होश आया तो हमें बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी सास आई और हमें देख करके एक बार तो डर गई और फिर अचानक बोली, अब उठ जा, बहुत हो गया नखरा तेरा। अब आज नहीं तो 4-6 महीने बाद तो ये होना ही था। अब ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? उठ जा, घर का बहुत सारा काम पड़ा है। 2-4 हफ्तों तक हमें बहुत तकलीफ होती रही।
बावजूद भी हमारी सास ने हमसे घर का सारा काम करवाया। फिर 15वां साल शुरू होते होते हमें लड़की भी हुई। हमने उसका नाम सबीहा रखा। फिर सवा साल पे हमें 2 लड़कियां और हुई, नगीना और सकीना। जब हम दूसरी बार पेट से थे तो हमारी सास ने हमें कहना शुरू कर दिया, देख, मैंने 4 लड़के पैदा किए हैं, तू एक तो घर का चिराग पैदा कर। हमारी सास और हमारे शौहर को हमसे एक शिकायत और थी, हमारा रंग गोरा नहीं था ना। जैसे अकील का रंग तो हमसे भी ज्यादा ही है ना। खुद चाहे कैसे भी हो, रंग काला, नाक टेढ़ी, दांत निकले हुए, मगर बीवियां चाहिए इन्हें हूर की परी, चांद का टुकड़ा। जब हम चौथी बार पेट से थे तो सारे घर वालों ने हमें कहना शुरू कर दिया, देख, अगर इस बार लड़की पैदा हुई तो हम अकील का दूसरा निकाह कर देंगे। और हमारी भी बदकिस्मती देखी, हमें चौथी बार भी लड़की ही हुई। हम बहुत डर गए और दूसरे तीसरे दिन ही उठ गए और घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हमारी सास हमारी बच्चियों को नोचती घसीटती हुई आई और आकर बोली, उठा तेरी ये लड़कियों के कूड़े का ढेर और निकल जा इस घर से। अम्मी 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 ऐसा न कहो अम्मी, हम अपनी बच्चियों को लेकर के कहाँ जाएंगे? मेरी बला से कहीं भी जा, हम आधे जुम्मे को अकील का दूसरा निकाह कर रहे हैं। अम्मी अम्मी दूसरा निकाह? अकील हमारे शौहर है अम्मी, अम्मी ऐसा न कहो। पीछे से हमारे शौहर आए और आखिर बोले, काहे का शौहर, तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। हाँ अम्मी अम्मी इन्हें समझाइए ना अम्मी। उठा तेरी ये लड़कियां। अम्मी 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 सुनिए, हम यहीं कहीं किसी कोने में पड़ी रहेंगी अम्मी। हाँ अम्मी अम्मी। ये क्या बात हुई कि 3 बार तलाक कहा और हो गया तलाक? हम भी क्या करते? हम अपनी बच्चियों को लेकर हमारे मायके चले गए। इसी बीच हमारे अब्बा का इंतकाल हो चुका था। हमारे 2 भाई थे और उनकी बीवियां बुरी नहीं थी, लेकिन एक शौहर से छोड़ी गई औरत और उनकी 4 बच्चियों को भला कौन सहारा देता? और रही बात अम्मी की, तो अम्मी तो खुद भी उनके रहमो करम पर पल रही थी, भला क्या सहारा देती? हमने अपने घर के सामने फुटपाथ पर
डंडे से चादर को लगाया और खुद के लिए आसरा बना लिया। तब हम सिर्फ 20 बरस के थे। कभी इधर उधर झाड़ू पोछा बर्तन करके हम अपना गुजारा कर रहे थे। कभी आधे पेट खाते तो कभी भूखे ही सो जाते। इसी बीच हमारी 2 बच्चियों का इंतकाल हो गया। एक को हैजा हो गया और दूसरी वाली को एक मोटर गाड़ी वाले ने कुचल दिया। डॉक्टर साहब, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। बीवी जी कुछ पैसे दे दीजिए, हमारी बच्ची को अस्पताल ले जाना है। भैया थोड़े रुपए दे दीजिए। बाबूजी थोड़े रुपए दे दीजिए, हमारी बच्ची को बचाना है। हमारी बच्ची को बचाना है। हमारी बच्ची को बचाना है। हमारी लाख कोशिशों के बाद हम अपनी बच्ची को नहीं बचा सके। अब हमारी 2 बच्चियां जो स्कूल पढ़ने भी जाती है और हमारे काम पर हमारा हाथ भी बटाती है। इसी तरह कोई 7-8 बरस बीत गए और हमने अपनी एक झोपड़ी भी बना ली है। और अब हम अपनी बच्चियों के साथ में इसी झोपड़ी में रहते हैं। रूखा सूखा जैसा भी है, मगर जिंदगी में सुकून है। कुछ दिन बीते ही थे कि हमारे मोहल्ले में रहने के लिए एक हकीम साहब आए। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था, मगर इतना बेशर्म और नास पीटा था कि हम आपसे क्या कहें। जब भी हम उनके दवा खाने के सामने से गुजरते तो हमें देखकर के शायरियां करने लगती। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। हमें इतना गुस्सा आता कि हम आपसे क्या करें, मगर हम भी क्या करते, बस चुपचाप उनके दवा खाने के सामने से गुजर जाते। एक दिन मगरिब का वक्त था। हम अपनी बच्चियों को खाना खिला रहे थे। तभी हमारे बड़े भाईजान आए और आकर हमसे बोले, सुल्ताना तेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी है रे, हकीम साहब तुझसे निकाह करना चाहते हैं। निकाह?
न करें। हम अपनी बच्चियों के साथ में बहुत खुश हैं और अब तो हमने अपनी झोपड़ी भी बना ली। आप निकाह की बात न करें तो हमारे भाई भाभी हमें डांटने फटकारने लग गए। हमसे एक ऐसा फैसला करवा दिया जो हम हरगिज नहीं चाहती थी। कैसे होते हैं ना ये भाई भाभी, ये रिश्तेदार जिन्होंने आज तक हमारी परवाह तक नहीं की, हमसे ये नहीं पूछा कि हमने खाना खाया या नहीं खाया, हमारी बच्चियों ने खाना खाया या नहीं खाया, और आज अचानक हमारे हमदर्द बन गए और 1 महीने के अंदर अंदर हमारा निकाह हकीम साहब से पढ़वा लिया। हाँ, शायद उन्हें ये लगने लगा होगा ना कि कल को बहन की बच्चियां जवान होंगी तो उनकी शादियां भी इन्हें नहीं करवानी पड़ जाए, इसलिए बहन की शादी करवा दो तो बलाएं खुद ब खुद टल जाएंगी। हम भी क्या कर, आखिरकार हकीम साहब से हमारा निकाह पढ़वा लिया। जब हम हकीम साहब के घर पहुंचे तो हकीम साहब आए और आकर हमसे बोले, सुल्ताना अब तुम्हें बुर्का पहनना पड़ेगा। बुर्का? हकीम साहब, पूरा मोहल्ला तो हमें 1000 दफा देख चुका है और कितने ही घरों में तो हमने झाड़ू पोछे बर्तन भी किए हैं। तो बोले, किए होंगे, मगर अब तुम हमारी बेगम हो। बेगम, हमने जहर का खून पिया और जी जैसी आपकी मर्जी, और बुर्का पहन लिया। जब से हम और हमारी बच्चियां हकीम साहब के घर पहुंचे, तब से हकीम साहब ने सारे दवाखाने की जिम्मेदारी हम पर और हमारी बच्चियों पर डाल दी। दिन भर हम और हमारी बच्चियां दवाएं कूटती पीसती रहती, हाथों में छाले पड़ जाती। मुफ्त के मजदूर जो मिल गए थे ना, लेकिन जरा सी गलती हो जाए तो हकीम साहब तैयार रहते थे डांटने और मारने के लिए। हकीम साहब, बच्चिए बच्चिए, हम समझा लेंगे, आप मेहरबानी करें, मारे नहीं, हम ठीक कर देंगे। हमें समझ आ गया था कि औरत की जिंदगी तलवार की धार पर होती है। जिधर भी जाओ, जिधर भी कदम रखो, कटना तो पड़ेगा ही। क्या एक दिन फिर हकीम साहब आए और आकर हमसे बोले, सुल्ताना, सबिया बड़ी हो गई है, इसे भी बुर्का पहनाओ और उसे म्युनिसिपैलिटी की स्कूल से निकालकर लड़कियों के मदरसे में डलवाओ। क्यों हकीम साहब?
तो बोले शरीफ घरों की औरतें अपने मर्दों से क्यों और कैसे नहीं पूछा करती। हमने जो कह दिया सो कह दिया। आखिरकार हमारी भी कोई इज्जत है। इज्जत वैसे हम औरतों की तो कोई इज्जत ही नहीं है और हमें सारी जिंदगी ऐसे गुजारनी पड़ती है कि इनकी इज्जत बनी रहे। सबीहा, सबीहा बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो बेटा? नहीं नहीं, रोती नहीं, तुम तो हमारी बहादुर बच्ची हो। नहीं नहीं, रोती नहीं सबीहा। कुछ दिन से हमें लगने लगा कि सबीहा बहुत चुप चुप, डरी डरी, सहमी सहमी सी रहने लगी। हमने कई दफा सबीहा से पूछा, लेकिन हमेशा वो कुछ नहीं अम्मी कहकर के टाल देती। एक दिन तो वो बहुत रोने लगी और बोली, अम्मी अम्मी हम फिर से अपनी झोपड़ी में चलते हैं ना अम्मी। अम्मी हम वहाँ कितने खुश थे अम्मी, चलो ना। हमने सबीहा को बहुत समझाया, लेकिन वो रोती रही और 2-4 दिन तक उसने खाना भी नहीं खाया। वैसे हमने जिंदगी में बहुत तकलीफें झेली है, लेकिन ये जिंदगी तो तलवार की धार पर थी। जहां भी जाओ, जिधर भी जाओ, कटना तो पड़ेगा। एक दिन हम सकीना की स्कूल की फीस जमा करवाने के लिए जा रहे थे। आधे रास्ते पहुंचे तो याद आया कि स्कूल की फीस की पर्ची तो हम घर ही भूल आए हैं। तो हम उल्टे पांव घर वापस आए। घर आके देखा तो एकदम खाली। कहाँ चले गए सब लोग? हकीम साहब, सबीहा, हकीम साहब, सकीना तू यहाँ बैठ, मैं देखती हूँ। सबीहा, कहाँ चले गए? तभी गुसल खाने से लोटा गिरने की आवाज आई। हम गुसल खाने के दरवाजे की तरफ दौड़े और दरवाजा खोला तो या अल्लाह! सबीहा फर्श पर पड़ी है, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ। हकीम उसके ये सब देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? हकीम, तेरी बेटी की उम्र की है। पीटे, कमीने, हरामजादे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारे सिर पर खून सवार था। गुसल खाने के दरवाजे के पास कपड़े धोने का सोटा रखा था। तुमने वो सोटा उठाया और हकीम के सिर पर मारते गए। मर गया हकीम।
कुछ देर बाद पुलिस आई और हमें पकड़कर हवालात ले गई। जब हम हवालात जा रहे थे तो हमने सबीहा से कहा, सबीहा देखो ये घर हमारा ही है, तुम दोनों बहनें यहाँ रहना और तुम भी पढ़ना और तुम्हारी बहन को भी पढ़ाना। डरना नहीं सबीहा, डरना नहीं। और हाँ, ज्यादा हंसना बोलना नहीं। और हाँ, किसी पर भी यकीन मत करना सबीहा, किसी पर भी यकीन मत करना। भले इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि बहन जी आपको ज्यादा सजा नहीं होगी, यही कोई शायद 3-4 साल की। और वही हुआ। हम 2.5-3 साल बाद बाइज्जत बरी हो गए। और जब हम अपने मोहल्ले में पहुंचे तो हमारे सारे मोहल्ले वालों ने हमारी बच्चियों की खूब तारीफ की और हमें ये भी बताया कि हमारी सबीहा 12वीं जमात अव्वल दर्जे से पास हुई है। हमारी बच्ची सबीहा, सकीना, सबीहा। सबीहा आगे पढ़ना चाहती है, वकालत करना चाहती है हमारी सबीहा। ठीक भी तो है, तालीम याफ्ता होना गलत बात तो नहीं है ना। और देखिए हमारी सबीहा हमसे कहती है कि अम्मी हम निकाह नहीं करेंगे। नहीं तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? देखिए ना, हमारी ये बच्चियां हर फर्ज को, हर जिम्मेदारी को कितनी अच्छी तरह निभाती है, फिर भी हम उनकी कद्र क्यों नहीं करते? क्यों? आखिर क्यों? जैसी आपकी मर्जी, मैं तो हूं कठपुतली, गर्भ से बाहर ही मत निकलो, कहती दीपा से दादी। दादी तो खुद औरत थी, फिर क्यों दुश्मन बन बैठी? भोली दीपा, प्यारी दीपा, नहीं समझती कुछ भी। पापा की नजर को हुआ पी लिया, मरती उसकी दीदी। जी, जैसी आपकी मर्जी। किसकी मर्जी? माय फुट। वर्षा पोटे विल नॉट केयर। अच्छा, फेंको एसिड, जला दो चेहरा, इफ शी डेयर्स। मेरी खुशी में खुश रहो तुम, लुधियाने की बबली, सजी धजी गुड़िया सी बनकर निभाओ मेरी मर्जी। निभाओ तलाक का खेल सुल्ताना, निभाओ अपनी बेटी, निभाओ मेरी